नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग संसद के अंतर्गत लोकसभा का अध्ययन करेंगे। लोकसभा हमारी संसद का एक प्रमुख अंग है, संसद का एक प्रमुख सदन है। इसके अलावा संसद के जो प्रमुख घटक आपको मैंने बताए थे, पहला राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। राष्ट्रपति का हम अध्ययन पहले कर चुके हैं वीडियो में, और कल का जो वीडियो था उसमें हम राज्यसभा का अध्ययन किया जा चुका था। तो आज हम लोकसभा का अध्ययन करेंगे। लोकसभा जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसे हम निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, इसका नाम निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। आप कंपैरेटिवली आप पढ़ाई करते आप समझ सकते हैं कि लोकसभा निम्न सदन, जबकि राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। ये एक अस्थायी सदस्य है, ये एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है। क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो हर 5 वर्ष बाद चुन के नए आते रहते हैं। यानी एक बार में संसद क्या हो जाती है, लोकसभा की जो सांसद होते हैं वो एक बार में सभी का चुनाव होते हैं। यानी लोकसभा का जो सदन है वह एक बार में पूरा समाप्त हो जाता है, विघटन हो जाता है, और एक बार में दूसरे जो सदस्य होते हैं वो चुनाव पुनः चुन के आते हैं। जबकि राज्यसभा में क्या होता है, हर 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अवकाश प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका सदन स्थायी बना रहता है, जबकि अस्थायी सदन है। इसे हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। यानी इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष, इसे बोलते हैं वयस्क मताधिकार प्रणाली। इसका चुनाव में जो वोट डालने वाले लोग होते हैं वो वयस्क मताधिकार प्रणाली, 18 वर्ष की आयु जो भी व्यक्ति पूरा कर चुका होता है वो अपनी एक निश्चित सीट होती है लोकसभा की, इस क्षेत्र को निर्वाचन आयोग द्वारा एक निश्चित सीट प्रदान की जाती है, और वह व्यक्ति अपने लोकसभा सीट से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करेगा। और ये प्रणाली जो होती है, इस प्रणाली को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम को, जिस सिस्टम के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, या हम विधायक भी कह सकते हैं, जो विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, उस प्रकार की प्रणाली को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी जो भी व्यक्ति फर्स्ट आएगा इस सिस्टम में, ये होता है कि अगर कहीं पर मान लें, अगर 1 लाख सदस्य अगर कहीं पर हैं मतदाता चुनाव के लिए, और यदि किसी व्यक्ति को 10,000 वोट मिलते हैं, पहले प्रत्याशी को, दूसरे प्रत्याशी को 8,000 वोट मिलते हैं, तीसरे प्रत्याशी को 7,000 वोट मिलते हैं, चौथे प्रत्याशी को 9,000 वोट मिलते हैं, 5वें प्रत्याशी को 11,000 वोट मिलते हैं, और आप जैसे देख सकते हैं, तो अगर ऐसे वोट मिलेंगे तो इस सदस्यों में कौन सा व्यक्ति विजयी माना जाएगा, 5वां व्यक्ति विजयी माना जाएगा, क्योंकि इसने 11,000 वोट प्राप्त किए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं, क्या ये 1 लाख में से आधे वोट से मिले, क्या ये बहुमत का शासन कर रहा है? लेकिन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इन जितने भी सदस्य हैं, जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर थे, उन प्रत्याशियों में सबसे अधिक वोट प्राप्त किए हैं इसने, चाहे उसने 1 किया हो चाहे 2 किया हो। तो ऐसी स्थिति में ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत विजयी घोषित किया जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होता है, जैसे आप राज्यसभा में देखोगे, राज्यसभा में हर व्यक्ति जो भी सांसद उसमें चुने जाते हैं उन्हें एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। तो एक निश्चित कोटे प्राप्त करने का चुनाव अलग होता है, जबकि यहाँ पर जो लोकप्रिय जो मताधिकार प्रणाली के माध्यम से जो भी व्यक्ति, उन जितने भी प्रत्याशी हैं, सबसे ज्यादा वोट जिसको प्राप्त होंगे उसको विजयी घोषित किया जाएगा। इस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो आपने क्या देखा, ये एक निम्न सदन है लोकसभा, ये अस्थायी सदन होता है क्योंकि इनके सदस्य हर 5 वर्ष बाद चुन के आते रहते हैं। तो इसका मतलब इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल आपको आ जाए ऑप्शन में कि 5 वर्ष है, तो आपको 5 वर्ष मानना है। लेकिन अगर वो ये कहे कि इसका 5 वर्ष निश्चित ही होता है हर बार, ऐसा निश्चित नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर किसी भी पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वो सरकार गिर जाए, और ऐसी स्थिति में अगर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा वो सरकार गिर सकती है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उस सदन क्या कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं, और चुनाव में 5 वर्ष से पहले भी उनका चुनाव किया जा सकता है। तो निश्चित नहीं 5 वर्ष, उससे पहले भी विघटन हो सकता है अगर भंग हो जाती है लोकसभा। ये लोकप्रिय सदन है, इसके चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं वयस्क मताधिकार प्रणाली के माध्यम से, और इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से ये सांसद जो होते हैं चुन के आते हैं। ये लोकप्रिय सदन के साथ साथ जो सरकार होती है हमारी कार्यपालिका, इस सदन का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है। कार्यपालिका से तात्पर्य हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद जो होती है,
उस मंत्रिपरिषद पर यह सदन पूर्ण नियंत्रण रखता है। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो राज्यसभा का पावर कम होती है सरकार चुनने में, यानी सरकार का जो चुनाव होता है वो निर्भर करता है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं किस पार्टी से ज्यादा आपके सदस्य जीते हुए। तो लोकसभा के आधार पर किसी भी देश की सरकार का चयन होता है, ना कि राज्यसभा के आधार पर। इसलिए लोकसभा को क्या कहते हैं हम? लोकप्रिय सदन, या इसे कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला सदन कहते हैं। तो लोकसभा नियंत्रण रखता है सरकार पर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सरकार के जो मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, वो लोकसभा के सदस्य होंगे, वो राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन जो सरकार होगी, सरकार का जो नियंत्रण होगा, सरकार किसकी होगी, ये निर्भर करेगा वहां पर लोकसभा सदस्यों के आंकलन के आधार पर, किस पार्टी को लोकसभा में सीटें ज्यादा मिली है। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोकसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो उसे त्रिशंकु लोकसभा बोलेंगे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी एक व्यक्ति को क्या बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, और उसे कहेंगे आपको एक निश्चित समय दिया जाता है कि आपको अपना कोटा पूरा करना है, आप अपना जो सदन है उसके अपने जो सदस्य है पूरे करके दिखाइए। अगर वो कर पाते हैं तो वो आगे प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। अगली महत्वपूर्ण बात, अब इनकी सदस्य संख्या। अगर हम इसकी मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम हो सकती है 550। इससे पहले 2 का प्रावधान था, जिसमें के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। एंग्लो इंडियन ऐसे लोग होते हैं जो भारतीय तथा इंग्लिश के लोगों के जो पुत्र होते हैं, यानी एक दंपति पति पत्नी में से कोई अगर इंग्लैंड का होता है तो ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है, उनके पुत्रों को। तो एंग्लो इंडियन के 2 लोगों को सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में। यदि 550 में से कोई सा भी एक सांसद अगर एंग्लो इंडियन से नहीं चुना जाता है तो 2 व्यक्तियों को किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन ये प्रावधान 104 संविधान संशोधन में के अंतर्गत इस सीट को नहीं बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब 2 को खत्म कर दिया गया है। तो इस टाइम अधिकतम संख्या 550 होगी, और 550 के अंतर्गत वर्तमान में संख्या है, तो अब अगर इसे आप सोचोगे 530 + 20, तो 530 राज्यों से और 20 यूटी से। आप यूटी नहीं, किसे बोले, संघ राज्य क्षेत्र, और ये राज्यों से। 530 का जो चुनाव के जो सांसद आएंगे वो राज्यों से आएंगे, पूर्ण राज्यों से, और 20 संघ राज्य से आएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब इसमें ऐड हो जाएगा तो इसमें बढ़ जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 550 में 530 + 20 का प्रावधान था, जम्मू कश्मीर की इधर सीट बढ़ जाएगी। अब वास्तव में ऐसी स्थिति 550 की नहीं है। वर्तमान में जो सांसद हैं वो चुने जाते हैं 543, जिसका अंतर्गत 530 + 13, यानी यूटी से सिर्फ 13 ही सांसद चुन के आते हैं अभी तक। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इसमें से जो राज्यों की सीट से इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में अधिकतम संख्या को आप याद रखें कि 543 अधिकतम सदस्य चुने जा सकते हैं। इससे पहले इसमें 2 का प्रावधान और था, जिसमें एंग्लो इंडियन सदस्य आते थे। इसमें आते थे एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन सदस्य 2 होते थे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था। अगर लोकसभा के 543 इन 543 सदस्यों में से कोई सा भी अगर एंग्लो इंडियन नहीं हुआ तो को मनोनीत करने का प्रावधान था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया। तो अब इस टाइम वर्तमान में अधिकतम संख्या 550 की बजाय 543 है। इस टाइम जो स्टैंड था वो 543 है, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 550। तो वर्तमान में 543 सीटों में आपको अगर कुछ महत्वपूर्ण जो राज्य हैं उनके बारे में याद होना चाहिए, जैसे कि यूपी। अगर यूपी की जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 80 हैं। आपको महत्वपूर्ण राज्य के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश 80, दिल्ली में लोकसभा की सीट 7 है। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो सदस्यों की संख्या वर्तमान में 543, मैक्सिमम 550। अगर ऑप्शन में 552 है तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा अभी, जब तक गाइडलाइन गजट में पूरी तरह से इसे नहीं दिखाया जाता है। तो सदस्यों की संख्या 543 है इस समय। अब इनकी जो योग्यता होती है सदस्यों की, वो योग्यता का प्रावधान यह है कि कोई भी व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह संसद का सदस्य बनने के योग्य होता है। इसके अलावा वह भारत का नागरिक हो, ये तो एक प्राइमरी शर्त है, नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा वह दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसके अलावा वह भारत की किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए योग्यता के मामले में। अब हमारे संसद के जो सदस्य होते हैं लोकसभा, वो भारतीय संविधान की अनुच्छेद नंबर 81 में प्रावधान है। ये मैं आपको बताना भूल गया। लोकसभा की जो प्रावधान है संसद के अंतर्गत
81 के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान है, जबकि 80 के अंतर्गत राज्यसभा का प्रावधान है। राज्यसभा का प्रावधान 80 के अंतर्गत है, जबकि 79 में संसद है। तो आप ऐसे याद सकते हैं, सबसे पहले संसद 79, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का प्रावधान है। जबकि तो हमने देखा कि लोकसभा अनुच्छेद 81, 80 में राज्यसभा और 79 में संसद। 79, 80 और 81 लगातार याद करना पड़ेगा। संसद का प्रमुख सदन राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन 81 में आएगा। ठीक है। 543 सदस्यों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत SC व ST कैटेगरी के लिए क्रमशः 47 सीटों का प्रावधान किया गया है। यानी 84 सीटें SC के लिए हैं और 47 सीटें SC के लिए। ध्यान रखना है, SC के लिए 84 सीटें और 47 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। अब क्वेश्चन बनेगा आपका कि अनुच्छेद 330 के अंतर्गत SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है, जिसके अंतर्गत SC यानी SC कम्युनिटी के लिए 84 सीटें और ST कम्युनिटी के लिए 47 सीटों का प्रावधान है। अब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सबसे अधिक SC सीटें आरक्षण है। सबसे अधिक यूपी में SC की सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश में ये आपको क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई, जबकि मध्य प्रदेश में ST कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा सीटों का आरक्षण है। जबकि अनुच्छेद 331 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। आरक्षण जो था अनुच्छेद 331 के अंतर्गत था कि लोकसभा की सीटों में अगर कोई भी व्यक्ति एंग्लो इंडियन का सदस्य नहीं चुन के आता है तो 2 सदस्यों का प्रावधान 331 के अंतर्गत था, जिसको क्या कर दिया गया, अभी इसकी सीमा को नहीं बढ़ाया गया है। SC और ST जो सदस्य होते हैं उनकी जो सीमा होती है चुनने की, वो हर 10 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। तो ये अभी भारतीय संविधान में 104 में संविधान में संशोधन करके इसको बढ़ाया गया है। लोकसभा सदस्य अपने सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष। एक व्यक्ति अध्यक्ष चुना जाता है, एक व्यक्ति उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष इस समय कौन है, ओम बिरला। उपाध्यक्ष का अभी पद खाली है, अभी कोई व्यक्ति नहीं चुना गया है। समझौते के तौर पर अध्यक्ष कौन है इस समय, ओम बिरला कोटा के सांसद है। उपाध्यक्ष का पद इस समय खाली है। अब लोकसभा सदस्य के अंतर्गत अगर हम इसकी गणपूर्ति से तात्पर्य लोकसभा जो सदन है उसकी जो अधिवेशन होता है, उसका जो अधिवेशन होगा उसमें कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होनी चाहिए। तो 1/10 अगर आप 545 का निकालोगे तो इसमें 55 सदस्य। गणपूर्ति से तात्पर्य है कि लोकसभा के सदस्य कम से कम 1/10 सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य है किसी भी लोकसभा की मंत्रणा या अधिवेशन के लिए। अधिवेशन कभी चल पाएगा जब उसके कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हो। अगर 1/10 से कम हो जाते हैं तो उसी समय जो लोकसभा होती है उसका जो सत्र है वो उस समय के लिए स्थगित किया जाता है और उसे नेक्स्ट डे बुलाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, गणपूर्ति 1/10 और राज्यसभा के लिए भी 1/10 है, दोनों के लिए 1/10 होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं सांसद, उनके लिए कुछ विशेषाधिकार होते हैं और उन विशेषाधिकार के अंतर्गत कि वो अपने सदन में किसी भी प्रकार के जो भाषण देते हैं, जो वो अभिव्यक्ति करते हैं किसी भी बात को, तो उनके लिए उस पर क्या नहीं चल सकता, मुकदमा नहीं चल सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो संसद के सदस्य होते हैं उनके पास विशेषाधिकार होते हैं अभिव्यक्ति। आर्टिकल 19 के अलावा उनके पास स्पेशल होता है कि वो जो चर्चा करते हैं उसमें आप उनके खिलाफ केस या मुकदमा नहीं कर सकते। हाँ, संसद और राज्यसभा के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा ये आपस में इनके नियम के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तो ये आपस में उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, ना कि आप बाहर से। इसके अलावा संविधान के अंतर्गत ये प्रावधान है कि लोकसभा व राज्यसभा मतलब संसद न्यायपालिका के बारे में चर्चा नहीं करेगी और न्यायपालिका लोकसभा व राज्यसभा यानी संसद के बारे में विशेष टिप्पणी या चर्चा नहीं करेगा। हाँ, अगर राज्यसभा या लोकसभा में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों का मुकदमा चल रहा हो या उनके बारे में कुछ चर्चा हो रही तो उसमें समाचार कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार से किसी भी विषय पर वो आपस में चर्चा या मंत्रणा नहीं कर सकते, उसके बारे में उनकी चर्चा नहीं की जाएगी। विशेषाधिकार राज्यसभा लोकसभा को हमने बताई दी। और इसके अलावा लोकसभा के पास स्पेशल पावर होती है, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा लोकसभा को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत वित्त विधेयक यानी आप वित्त विधेयक की पावर होती है कि लोकसभा में से ही पेश किया जाता है। यानी अनुच्छेद 110 के अंतर्गत कोई भी धन विधेयक होता है
वो लोकसभा से ही पेश किया जाता है, राज्यसभा से नहीं किया जाता है। यानी लोकसभा के पास स्पेशल पावर होती है किसी भी प्रकार के धन विधेयक की, धन से संबंधित टैक्स से संबंधित कोई भी मामला होगा तो ऐसा कोई भी विधेयक आएगा वो सिर्फ लोकसभा में पेश होगा और लोकसभा से पास होने के बाद वो सिर्फ राज्यसभा में जाएगा और 14 दिन, सिर्फ उसे 14 दिन का मौका मिलेगा राज्यसभा को उसे पास करने के लिए। अगर वो पास कर देते हैं तो पास हो जाता है, अगर वो नहीं करते तब भी वो 14 दिन के अंदर पास माना जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, हमारे आर्टिकल 110 के अंतर्गत लोकसभा के पास स्पेशल पावर होती है धन विधेयक से संबंधित। इसके अलावा सरकार चुनने से संबंधित यानी कार्यपालिका का जो नियंत्रण होता है पूर्ण नियंत्रण लोकसभा का होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि लोकसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है, राज्यसभा भी उस पर नियंत्रण रखती है, थोड़ा सा अंकुश बना के रखती है, प्रश्न पूछकर लोकसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। लेकिन आप इसे पूर्ण नियंत्रण का मतलब उत्तरदायित्व का जो मामला होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होती है, क्योंकि लोकसभा में ही उनके पास अगर सीटें नहीं होंगी तो सरकार का कोई औचित्य नहीं होगा, सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए लोकसभा के पास एक्स्ट्रा पावर होती है धन विधेयक से संबंधित व सरकार से संबंधित यानी सरकार पर नियंत्रण से संबंधित लोकसभा के पास एक्स्ट्रा पावर होती है। इसके अलावा कोई भी अधिवेशन, कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसकी जो परिभाषा है कि वो धन विधेयक होगा या नहीं, तो धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किया गया है कि वो अध्यक्ष के पास पावर होती है। धन विधेयक की परिभाषा कौन बताएगा, धन विधेयक क्या है, धन विधेयक किसे कहते हैं, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसको कौन बताएगा, अध्यक्ष। तो जो भी अध्यक्ष होता है वो उसमें आपको बता देगा कि ये विधेयक धन विधेयक है। तो धन विधेयक की जो पावर है बताने की कि ये धन विधेयक है, इसकी घोषणा कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। और एक आपको बात समझनी है कि धन विधेयक जो होता है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं, यानी राष्ट्रपति इसको रोक नहीं सकता है। धन विधेयक बाद संविधान संशोधन, संविधान संशोधन व धन विधेयक को राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के द्वारा धन विधेयक को पूछ के ही लाया जाता है, इसलिए आप उसे वापस पास होने के बाद मना करने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि उनसे पूछ के ही धन विधेयक लाया जाता है। जबकि संविधान संशोधन विधेयक जो लोकसभा राज्यसभा में बराबर पावर होती है, उसमें भी राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती है कि उसको क्या कर सकें, रोक सकें या उसको साइन करने से मना कर सकें। तो आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो व्यक्ति बताएगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, और धन विधेयक को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के द्वारा पहले ही पूछ लिया जाता है विधेयक को लाने से पहले, और राष्ट्रपति को उस पर साइन करनी पड़ती है पास होने के बाद। इसके अलावा संविधान में जो संशोधन होता है वो भी राष्ट्रपति को साइन करने पड़ते हैं। तो आपने देखा कि राष्ट्रपति के पास पावर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में अधिक नहीं है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 108 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त बैठक से तात्पर्य है कि यदि लोकसभा व राज्यसभा किसी प्रस्ताव को पास करते हैं और पास करने के बाद उन दोनों के जो प्रस्ताव में पास होने में अंतर होता है, यानी विरोध की गति आ जाती है या गतिरोध आ जाता है, यानी लोकसभा ने कोई प्रस्ताव पास किया और वो पास करने के जो प्रावधान थे वो राज्यसभा में जाने के बाद उन्होंने उसको पलट दिया, यानी उसको उन्हें पास करने से मना कर दिया, वो पास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में या दोनों में गतिरोध हो जाता है। यदि राज्यसभा ने कोई पास किया और लोकसभा ने उसको पास करने से मना कर दिया या उसमें परिवर्तन कर दिया और दोनों में अगर गतिरोध बन जाएगा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संयुक्त अधिवेशन की मांग कर सकता है, संयुक्त बैठक की मांग करेगा, संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा और संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक होगी वो 108 के अंतर्गत उसकी जो अध्यक्षता करेगा, उसकी जो अध्यक्षता होगी वो कौन करेगा, स्पीकर करेगा। स्पीकर मतलब लोकसभा का, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो उसकी अध्यक्षता करता है। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 108 संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत अगर संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता भारतीय संविधान के जो संसद है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो इसके उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी, और यदि उपाध्यक्ष नहीं होगा तब उपसभापति किसका, राज्यसभा का। तो आपने क्या देखा, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा 108 संयुक्त अधिवेशन को बुलाने के उपरांत उसमें जो बैठक होगी वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा या उपाध्यक्ष के द्वारा, अथवा अगर नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति आएगा। लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, वो एज एक्स ऑफिशियो यानी पदेन सदस्य होता है राज्यसभा का। तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक में लोकसभा का स्पीकर बैठक की अध्यक्षता करता है, अगर वो नहीं होता है तो उपाध्यक्ष करता है, अगर वो नहीं होता है तो उपसभापति राज्यसभा करता है। अब अगर ऐसी स्थिति में जिसमें लोकसभा या राज्यसभा में आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी विधेयक पास करते समय मत जो होती है वो निर्णायक आ जाते हैं, निर्णायक का मतलब वो बराबर हो जाते हैं, अगर टाई हो जाता है दोनों के ही जो सदस्य होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को, वही मत देने का अधिकार होता है उपराष्ट्रपति को। तो ध्यान रखना है, राज्यसभा लोकसभा में दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं उनको पास निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, और वैसे वो कभी भी मत नहीं देते हैं,
नॉर्मल स्थिति में उन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन टाई ब्रेकर होता है, इसे बोलते हैं निर्णायक मत। तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास भी है और राज्यसभा के सभापति के पास भी है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। पीछे बताया था कि राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर होती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा यदि किसी भी विषय पर, जो राज्य का विषय है, उस पर अगर घोषित कर देती है कि ये राज्य का विषय होने के बावजूद राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो उस पर संसद कानून बना सकती है। इसके अलावा 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं नई प्रारंभ करनी, यानी नई अखिल भारतीय ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य के विषय पर यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर देती है कि इस पे संसद द्वारा कानून बनाना है, तो कानून बनाया जा सकता है और वो कानून राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो जाएगा। इसी प्रकार 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं को जो प्रारंभ करना है, उसको भी जो मांग है वो कहां से की जाएगी, वो राज्यसभा के द्वारा की है। तो राज्यसभा के पास स्पेशल पावर इन मामले में होती है, जबकि लोकसभा के पास कार्यपालिका की शक्ति व संयुक्त अधिवेशन में जो पावर होती है वो होती है। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर संयुक्त अधिवेशन होगा तो संयुक्त अधिवेशन में किसकी चलेगी, आप सोच सकते हैं 545 और इनके पास है 245। तो आप देख सकते हैं किसके पास ज्यादा है। अगर दोनों मिलकर अगर मीटिंग करेंगे तो मीटिंग में आपको ज्यादा चाहिए, तो आप ध्यान सकते हैं अगर ये 545 में आपके पास बहुमत है तो आप आसानी से प्रस्ताव को पास कर सकते हो। लेकिन राज्यसभा में अगर आपके पास बहुमत नहीं है, उसके बावजूद भी आप अगर संयुक्त अधिवेशन होगा तो पलड़ा किसका भारी होगा, लोकसभा का। ध्यान रखना, लोकसभा का पलड़ा राज्यसभा से भारी रहता है संयुक्त अधिवेशन। तो अभी तक सिर्फ 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन की मांग करी गई है। 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन हुआ है, दहेज प्रथा के दहेज उन्मूलन जो प्रावधान था उसके मामले में, बैंकिंग अधिनियम के मामले में, तथा तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कानून जो पास किया था उसके लिए, ठीक है। तो 3 बार संयुक्त अधिवेशन की मांग की गई, 3 बार प्रस्ताव हुआ है। इसके अलावा लोकसभा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो लोकसभा की पावर होती है कि जो लोक लेखा समिति होती है, इसे पीएसी बोलते हैं शॉर्ट में, पब्लिक अकाउंट कमेटी। लोक लेखा समिति होती है, उसमें सदस्य होते हैं 22 में अंतर्गत 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होती हैं राज्यसभा से। आप समझ रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 राज्यसभा के द्वारा चुने जाते हैं। और इनका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा से होता है। और लोकसभा का ये प्रावधान किया गया है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एज ए लोग एक जो नियम बनता हुआ आ गया है, लोग मानते आ रहे हैं विपक्ष का नेता होगा, जो विपक्षी पार्टी का नेता होगा वो लोक लेखा समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। लोक लेखा समिति की जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होगा और 15 लोकसभा के सदस्य होंगे और 7 राज्यसभा के सदस्य होंगे। इसके अलावा एक प्राक्कलन समिति, इसे हम एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टीमेट, यानी प्राक्कलन समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, 30 सदस्य ये सिर्फ लोकसभा से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं, लोकसभा से। आपको ध्यान रखना है, लोक लेखा समिति के अंतर्गत 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है, जबकि प्राक्कलन समिति में 30 के 300 सदस्य आप लोकसभा से लेते हैं। और इनके कार्य आपको ध्यान रखना है, लोक लेखा, इसका नाम ही लोक लेखा है, ये पब्लिक के अकाउंट से संबंधित होती है। ये सीएजी, कंट्रोलर एडिटर और जनरल, इसे बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा जो भी रिपोर्ट पेश की जाती है उस रिपोर्ट के बारे में विस्तृत चर्चा करता है, उनको अध्ययन करता है और उसके बारे में देखता है कि कहीं सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स के मामले में या कोई भी सरकार की संपत्ति संचय जो हुआ है या जो टैक्स लिया गया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसमें कहीं सरकार के साथ धोखा तो नहीं हुआ है। तो इसकी सब जांच करता है। सीएजी की जो रिपोर्ट आती है उसका विस्तृत अध्ययन करता है लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से लिए जाते हैं, 7 राज्यसभा लिए जाते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति जो होती है इसको हम एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं, जो संसद का जो बजट आता है उस बजट का विस्तृत अध्ययन करता है। इसमें 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं और इन दोनों जो सदन की समिति होती है इनको हम जुड़वा बहनें बोलते हैं। ध्यान रखना, जुड़वा बहनें बोलते हैं क्योंकि दोनों का संबंध भारत के जो प्रमुख तौर से जो वित्तीय व्यवस्था है उसको देखना है। इसका काम बजट को देखना होता है और ये जो पुरानी जो बजट के अलावा जो पैसा आया है यानी ये जो खर्चा हुआ है उसको देखेगा, ये आने वाले बजट के बारे में चर्चा करेगा। तो दोनों का संबंध भारतीय
अर्थव्यवस्था को बचा के रखना है। इसलिए ये जुड़वा बहनों के रूप में होती हैं और इनके साथ जो सहयोग देने के लिए क्या होता है, सीएजी। तो सीएजी के लिए आग के समान काम करती हैं। ठीक है, तो आपको देख लिया कि लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी में कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो प्राक्कलन समिति होती है। 30 के 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। संविधान संशोधन, भारतीय संविधान के संशोधन के अंतर्गत 368 आर्टिकल में लिखा हुआ है भारत में संविधान में संशोधन कैसे होगा। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है। एक प्रथम प्रक्रिया होती है जिसे सामान्य प्रक्रिया द्वारा पास किया जा सकता है। तो सामान्य प्रक्रिया क्या होती है कि वो प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, लोकसभा और राज्यसभा के पास जो पावर थी, हमने जो पढ़ी थी विशेष अधिकार, उसमें निश्चित पढ़ा था कि लोकसभा के पास पावर होती है कि बजट लाने की, यानी जो वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है, उसको लाता है लोकसभा, जबकि राज्यसभा लाता है अखिल भारतीय सेवाएं व ऐसी किसी भी राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए जो राज्य का विषय होता है उसको संसद बनाने का। तो ये दो के अलावा बाकी जितने भी विधेयक होते हैं वो सब भारतीय संसद की दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो उसी के अंतर्गत संविधान में जो संशोधन होता है वो सामान्य, अगर संविधान में संशोधन होना है तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में भी ला सकता है। तो नॉर्मल संशोधन दोनों में से किसी में भी ला सकता है और ये साधारण बहुमत से पास हो जाता है। तीन सौ 368 के अंतर्गत साधारण बहुमत से पास होने वाला सामान्य विधेयक लोकसभा व राज्यसभा में से किसी में भी लाया जा सकता है। अगर आपको ये नहीं पता हो कि कैसे प्रस्ताव लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, किसी भी सदन में प्रथम वाचन होता है उसका, जिसके अंतर्गत पेश किया जाता है। पेश करने के बाद उसके अंतर्गत द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन में उसमें विस्तृत चर्चा की जाती है। प्रथम वाचन के अंतर्गत सिर्फ इसे पेश किया जाता है। किसी भी प्रस्ताव को यदि लोकसभा में लाया जाएगा तो पहले उसका प्रथम वाचन होगा, उसके बाद उसका द्वितीय वाचन होगा, जिसमें विस्तृत चर्चा की जाएगी, उसके बाद तृतीय वाचन में वो पास हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, वो पास होने के बाद अब पास होकर कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। तो दूसरे सदन में सेम कंडीशन यही चलेगी, तीनों काम किए जाएंगे, पहला वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो ध्यान रखना है, अगर कोई प्रस्ताव लाने के बाद वो यहाँ पर चेंज हो सकता है, उसमें अगर चाहे लगता है सदन को कि इसमें जो हम प्रावधान किए गए कुछ अच्छे नहीं है, इसमें बदलाव करना, तो यही बदलाव हो जाएगा। और बदलाव के अलावा अगर उन्हें लगता है कि इसमें हमें और चर्चा करनी चाहिए, तो और चर्चा करने के लिए समय चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, कुछ कमेटियां होती हैं, कुछ समिति होती हैं लोकसभा व राज्यसभा दोनों की, तो उस कमेटी को भी भेजा जा सकता है कि इसमें आप और विस्तृत क्या करो, इसमें और ज़्यादा खोज करो और देखो कि इसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो वो कमेटी के पास भी दिया जा सकता है पास होने से पहले। तो उसकी रिपोर्ट आती है, उसके बाद फिर पास करने के लिए दिया जाता है। तो ये ऐसा होता है। अगर वो बिना कमेटी को दिए हुए पास हो जाता है तो दूसरे सदन जाता है, दूसरे सदन में सेम कंडीशन चलती है ऐसी, वहाँ पास होता है। अगर दोनों में गतिरोध होता है तो वापस फिर इसके पास जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो पास किया है वो अलग है और इन्होंने पास किया है अलग है। अगर वो इनकी जो बनाए हुए कानून को वापस हाँ कह देते हैं तो वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है और प्रस्ताव बन जाता है। अगर इन्होंने पास किया वो भी इन्होंने भी पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और प्रस्ताव पास होने के बाद वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। अगर गतिरोध की स्थिति हो जाएगी तो ध्यान रखना है, गतिरोध की स्थिति में संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर कोई प्रस्ताव पास किया जाता है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो सिर्फ साधारण बहुमत के लिए, साधारण विधेयक के लिए होता है, संविधान संशोधन के लिए नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, वापस बता रहा हूं, संविधान संशोधन अगर कोई करना है तो उसके लिए आप ऐसा नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा को इकट्ठा बैठा सकते हो। ध्यान रखना है, संविधान संशोधन करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो साधारण बहुमत से जो पास होता है उसके लिए किसी प्रकार का प्रावधान स्पेशल नहीं करना होता है। इसके अलावा होता है विशिष्ट बहुमत। तो विशिष्ट में अंतर क्या होता है कि आप 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2/3 का मतलब है कि जितने भी सदस्य जो उपस्थित हैं उनके 2/3 बहुमत से व जो कुल संख्या है उसके बहुमत से पास होना चाहिए। आप वापस समझिए, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए जो उपस्थित है। 2/3 ऐसे लोग जो उपस्थित हैं व कुल संख्या के बहुमत से। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि विशेष में क्या होता है, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए जो उपस्थित हैं तथा कुल सदस्य संख्या का बहुमत से पास होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा होता है कि उसे 2/3 बहुमत से तो पास होना ही होता है, 2/3 सदस्य तो उसे पास करेंगे। इसके अलावा 50% राज्य की विधानसभा। ध्यान रखना है कि अगर वो राज्यसभा आप समझिए वापस कि 2/3 बहुमत से तो लोकसभा में और राज्यसभा में पास होने के बाद वो 50% राज्य की विधानसभाओं द्वारा जाएगा, यानी राज्यों से पास होना चाहिए। यानी कोई भी कानून वो संसद से राष्ट्रपति के साइन होने के बाद भी कानून नहीं बन पाएगा जब तक उसे आधे राज्य, 50% राज्य का मतलब आधे राज्य की जो विधानसभाएं होती है, विधायक होते हैं, वो उसको जब तक पास नहीं कर देंगे तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो ये जो संविधान में संशोधन होता है ये स्पेशल कब होता है, जब वो बात चल रही हो केंद्र राज्य संबंध।
यदि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध की बात होगी तो ऐसी किसी भी विधेयक पर, ऐसी किसी भी संविधान में संशोधन के अंतर्गत जिसमें केंद्र और राज्य के संबंधों में कुछ परिवर्तन होना हो, उनमें संशोधन होना हो, तो वो राज्य की विधानमंडल, विधानसभाएं जो होती है उनके द्वारा भी पास होना जरूरी होता है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका है जीएसटी, क्योंकि जीएसटी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत जो वित्त से संबंधित था, पैसे से संबंधित, टैक्स से संबंधित जो प्रावधान थे वो राज्यों के भी थे, क्योंकि राज्यों में भी उसमें प्रावधान था। इसलिए यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच संबंध आ गया। तो ऐसी स्थिति में जीएसटी जब तक कानून नहीं बना, जब तक भारत की आधी विधानसभाओं द्वारा उसको पास नहीं किया गया। तो आपने देखा कि संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो संसद कर सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी बताई गई है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना हो, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रावधान अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लिखा हुआ है, और महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भारत के संविधान, भारत के सदन के किसी भी सदन से तो 61 का प्रावधान क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किसी भी, भारतीय जो संसद है उसके किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, और प्रारंभ करने के बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, लेकिन इसके लिए 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। ये ध्यान रखना पड़ेगा, 2/3 सदस्य उसे पास करें तब वो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में उसकी क्या होगी, उसे चेक किया जाएगा कि इनकी जो वो है, जो आरोप है वो सही है गलत है। तो कदाचार के आधार पर या अगर वो गलत कोई काम करते हैं उनके आधार पर उनको हटाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले आपको 14 दिन सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अपनी किसी व्यक्ति को भेज सकता है, खुद जा सकता है, आपको उपस्थित होता है मीटिंग में, तो किसी भी सदन में भाग ले सकता है राष्ट्रपति, और वो प्रारंभ करने की धारणा है 2/3 पास होना चाहिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान सिर्फ राज्यसभा से आता है, सिर्फ राष्ट्रपति का जो प्रावधान था वो दोनों से आ सकता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान हुआ तो राज्यसभा से ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा का वो क्या होता है, एक सभापति के तौर पर कार्य करता है, इसलिए राज्यसभा ही उसे हटाती है, लेकिन वो लोकसभा में वापस जाएगा, लेकिन प्रारंभ जो होगा वो राज्यसभा के द्वारा होगा। इसके अलावा संसद में महान्यायवादी क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। संसद के किसी भी सदन में महान्यायवादी जा सकता है, अपनी बात कह सकता है, बात को सुन सकता है, लेकिन वोट देने का उसके अधिकार नहीं होता है। ध्यान रखना, संसद में महान्यायवादी का जो आर्टिकल है वो 76 है। ध्यान रखना, संसद के अंतर्गत महान्यायवादी होता है, उसका आर्टिकल 76 होता है। 76 में इसे महान्यायवादी इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान 76 में लिखा हुआ है संविधान की, और 76 के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि वह संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, अपनी बात को कह सकता है, ठीक है, लेकिन वोट देते समय उसका वहां वोटिंग नहीं होगा, कोई वो सदस्य नहीं है। तो इस समय भारत की महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल भारत की महान्यायवादी है, और ये भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। तो हमने देखा भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों का ये अध्ययन कर चुके हैं। आप इसे रिवाइज करते हैं।